नमस्कार दोस्तों, आप सबको प्रोफेसर अभिषेक मिश्र का सादर प्रणाम, सादर नमन। आज जब हम और आप दोबारा जुड़ रहे हैं तो मुझे कहते हुए इस बात का कष्ट है कि हिंदुस्तान आज जिस गंभीर स्थिति में है उसका हम लोग ठीक से हैंडल नहीं कर रहे हैं। हमें जिस तरीके से रिस्पॉन्स करना चाहिए, कोरोना वायरस की 2019 का जो ये वायरस इस समय हमको आपको रैवेज कर रहा है, पूरी दुनिया को जिस तरीके से है, आज स्थिति बहुत खराब हो गई है। मैंने आज 4 दिन हो गए हैं लॉकडाउन अनाउंस हुए, उसके बाद मैं आपसे जुड़ रहा हूं। 4 दिन का मौका कम नहीं होता और 4 दिन तो हमारे आपके लिए हुए हैं। सरकार ने जिसने अनाउंस किया, मैं ये उम्मीद करता हूं, मैं ये सोचता हूं, हम लोगों को ने माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जब वो मुख्यमंत्री थे, हम लोगों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करने का मौका मिला सरकारें किस तरह चलती हैं, उन्होंने किस तरह चलाई, किस तरीके से इमरजेंसी में रिस्पॉन्सेस किए जाते हैं, किस तरीके से सिस्टम्स को ड्राइव किया जाता है फ्रॉम लीडरशिप पोजीशन को। ये वो मौके हैं जब देश में लीडरशिप बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। ये वो मौके हैं जब लीडरशिप का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है कि यू हैव टू लीड योर टीम फ्रॉम द फ्रंट। आपको खड़े होकर के, आपको मुद्दे बना करके, आपको वो लड़ाई लड़नी होती है, डायरेक्शन देना होता है, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी आपको वो करना होता है, जिसमें कि आप अपनी लोगों का जो जिंदगियों में इंपैक्ट डालना चाहते हैं, जो असर डालना चाहते हैं, जो डिफरेंस डालना चाहते हैं, वो ला सकें, वो डाल सकें। मैं आपसे कह सकता हूं कि सरकार को प्रोबेबली लगभग, अगर हमने 4 दिन में सुना है तो कम से कम उससे 3-4 दिन पहले और उनकी तैयारी रही होगी या रही होनी चाहिए। दो हमने इस सरकार में देखा है कि बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं। अचानक एक दिन 8 बजे टीवी पे कोई आता है सामने और बड़ी घोषणा कर देता है, उसकी कोई तैयारी नहीं होती। मुझे याद है डिमोनेटाइजेशन में 8 नवंबर 2016 की वो रात, जिसके बाद आरबीआई के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, प्रशासन के, शासन के, एडमिनिस्ट्रेशन के हजारों की संख्या में, मुझे लगता है सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में नियम कानून बदले होंगे। आज ये अमेंडमेंट आ रहा है, कल वो अमेंडमेंट आ रहा है, कल वो, पता नहीं तैयारी क्यों नहीं करते। सरकार का काम तैयारी करना है। सरकार का काम, उनको पता है रिस्पॉन्स क्या होने जा रहा है, आपको पता है आप क्या इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, आपको पता है कि आप क्या घोषणा करने जा रहे हो। मुझे कहते हुए कष्ट है, दुख है कि लॉकडाउन नहीं बल्कि लेट डाउन हो रहा है। आज जब हम लोग इकट्ठा हुए हैं फिर से, तो देश में लगभग 918 केसेस कोरोना वायरस के आ चुके हैं, जिसमें 19 डेथ्स हो चुकी हैं। 84 लोग ठीक होकर के अपने घर गए हैं। बाकी लोग इस समय लोगों के बीच हैं, अपना उनका इलाज चल रहा है। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, नवरात्रि का आज वक्त चल रहा है, इसमें प्रार्थना करता हूं कि जल्दी ठीक हो जाएं और जल्दी से वो घर चले जाएं। साथियों, आज अगर आप दुनिया का हाल देखें तो 6 लाख केसेस दुनिया में हो चुके हैं, 28,243 मौतें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में हम 50-55 केसेस काउंट कर रहे हैं आज की तारीख में। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि इसकी सिवियरिटी क्या है, इसका कितना इंटेंसिटी है इस वायरस का। ये बहुत बड़ा खतरा है जो आज हमारे आपके सरों पे मंडरा रहा है और हम इसको ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। आज मैं शिकायत कर रहा हूं। मैं जितनी बात कह रहा हूं, मैं आपसे पहले क्लियर कर दूं, ये मैं हिंदुस्तान के एक आम नागरिक के हैसियत से, एक पढ़ा लिखा, वेल एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस ग्रेट कंट्री, जिसका अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, अपने लोगों के प्रति इस लेवल की मोहब्बत, इस लेवल की चाहत है कि हम लोग सब कुछ दुनिया में पढ़ लिख करके छोड़ करके वापस हिंदुस्तान आ गए, हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए। मैं अहमदाबाद की नौकरी छोड़ करके मैं राजनीति में आया था। जब आया था तो नहीं पता था किसी को भी कि भाई विधायक भी बनूंगा, सरकार भी बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को मंत्री भी बनाएंगे, नहीं सोचा था। सिर्फ काम करने का जज्बा में लेकर के आया था। मैं आज सिर्फ उस नागरिक की वजह हैसियत से, उस एक नौजवान लड़के के हैसियत से जो अपने सारे सपने सजो करके दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाता है, चाहे हार्वर्ड हो, चाहे कैम्ब्रिज हो, चाहे MIT हो, लेकिन लौट करके वापस अपने देश आता है इस भाव के साथ कि मैं इस देश को प्यार करता हूं, यहां लोगों को प्यार करता हूं, मेरा परिवार यहां है, मेरी मिट्टी यहां है, मैं अपना परिवार यहां बनाना चाहता हूं, बीवी बच्चे, अपने बच्चे यहां होंगे और एक दिन ईश्वर ने चाहा तो इसी मिट्टी में हम लोग मिट जाएंगे। साथियों, आज उस दर्द के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूं, राजनीतिक बात नहीं कह रहा, आम नागरिक की हैसियत से बात कह रहा हूं। आज मुझे बहुत दुख हुआ, मैं न करता ये FB लाइव, मैंने 4 दिन आज हो गए हैं घोषणा हुए, मैंने नहीं किया था, लेकिन आज जब मैंने देखा अभी कि 4 लोगों की सड़क पे मौत हो गई है, वो लोग, आप अगर
अब आप सब टीवी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया आपके पास है, आप फोटोज पिक्चर्स देख रहे होंगे। आपने देखा होगा किस तरीके से कौशाम्बी के बस स्टेशन की अगर आप पिक्चर उठा के देखें तो आपको दिखाई पड़ेगी सच्चाई। आप आनंद विहार की फोटोज देखिए, आप वैशाली की फोटोज देखिए, आप उन सारी फोटोज को अगर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि कितनी भारी संख्या में 10, 20, 50, 100, 1000 की बात नहीं, हजारों की संख्या में लोग आज सड़कों पे उतर आए हैं। आज ये कैसा लॉकडाउन है, आप उसको देख करके लॉकडाउन नहीं लगता। मैंने पहले ही कहा लॉकडाउन नहीं, लेटडाउन है देश के लिए। जब हम ये बात कह रहे हैं और आप सोचिए, मुझे ये सोच के बहुत कष्ट है, बहुत दर्द। में अभी एक वो स्टोरी पढ़ रहा था कि उस मुराकीम की जो रायपुर से वाराणसी चल करके पहुंच गया 3 दिन में, क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई थी। हम अब उसके 2 दोस्तों के साथ, विवेक जी और प्रवीण जी के साथ। साथियों, ये कौन सा ऐसी मजबूरी है, मैं सोचता हूं तो अंदर से रूह तक कांप जाती है सोच करके कि उस आदमी की ऐसी कितनी बड़ी मजबूरी होगी जिसको एक कहा गया है कि घर से मत निकलिए, जिसको ये कहा गया है कि घर के बाहर असुरक्षा है, जिसको कहा गया है कि वायरस फैला हुआ है, जिसको कहा गया है जो वायरस जीवन और मौत का कारण बन सकता है। लेकिन फिर भी हजारों लाखों की संख्या में आज आदमी मजबूर है, मजदूर नहीं है, मजबूर है कि वो घर से निकले और अपने घर का रास्ता, इवन कुछ नहीं मिल रहा उसको, हम उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे, तो उसने पैदल पकड़ लिया। कहां रांची है, छत्तीसगढ़ से, रांची से चल करके वाराणसी पैदल पहुंच जाना, कितने उसने सफर, कितने जिले, कितने बॉर्डर्स, कितने थाने, कितने टोल, कितनी चीजें उसने पार की होगी वहां पहुंचने के लिए, और कैसी उसकी मजबूरी होगी। हमने आपने तो नहीं देखा, और सौभाग्य कि हमने नहीं देखा, लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि जब देश का विभाजन हुआ था, जब हजारों, सैकड़ों, लाखों आदमी, करोड़ों लोग इधर से उधर जा रहे थे, तो उनके दिलों में भी ऐसी ही किसी मजबूरी का एहसास रहा होगा। और साथियों, मजबूरी से बड़ा एहसास, उससे बड़ी कमजोरी, उससे बड़ा दर्द शायद ही कोई दूसरा होता। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं आज कि हमको जिस लेवल का रिस्पॉन्स करना चाहिए, आदमी अपनी सरकारों से उम्मीद करता है। मैं आज अमेरिका में देख रहा था, अमेरिका में 1 लाख केस पार हो गया है, और उनके प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हम ईस्टर के दिन पूरा हम भर करके चर्चेस करेंगे, हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, हम फैक्ट्रीज, फुल फैक्ट्रीज चलने लगेंगे ईस्टर में। ईस्टर कितने दिन बचा? आज से ईस्टर 15 दिन नहीं बचा। आपको और वहां पे मीडिया की कमेंट्री में देख रहा था, लोग ये कह रहे हैं कि काश आज हमारे पास एक अच्छा प्रधानमंत्री, एक अच्छा प्रेसिडेंट होता अमेरिका में, तो उसका रिस्पॉन्स अलग होता। मुझे दुख है ये कहते हुए। मैं आज फोटोज देख रहा था उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की, हमारे हिंदुस्तान के भारत सरकार के बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स फोटो खिंचवा रहे हैं टीवी पे कोई सीरियल देखते हुए। भारत सरकार के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर सीरियल देखिए और उसकी फोटो खींच करके हमको ट्वीट करिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने देखा आज रामायण देख रहे हैं टीवी पे बैठ करके। हमारे आईएएस अफसर, आईपीएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स, डीएम और एसएसपी पीलीभीत में भी आपने देखा ताली बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं। कहां चले जा रहे हैं हम देश को? कितनी बड़ी संख्या उनके पीछे चल रही थी। मैं आज सरकार से डिमांड करता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के आज माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड करता हूं, और मैं आपको सच कहता हूं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर यह आक्रोश है इस समय। अगर इस समय माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते तो मैं निश्चित रूप से उनसे निवेदन करता कि सर, ये डीएम एसएसपी ने गलत काम किया है, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी को एक थ्रेट पहुंचाया है, इनके खिलाफ जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, हम लोग कहां ले जा रहे हैं? ये बात पॉलिटिकल नहीं मैं कर रहा, बिल्कुल भी, इसका मुझे दर्द है, इसलिए बात कह रहा हूं आपसे। आप देखो, आज हम लोग हाउसिंग नहीं दे पा रहे। जो आदमी सड़क पे उतरा है वो कितनी मजबूरी में उतरा होगा, अपनी बीवी लेकर के, बच्चे लेकर के, छोटे छोटे बच्चे लेकर के, बुजुर्ग माताओं को लेकर के, औरतें निकल पड़ी हैं। उनको ये इस बात की सोचा जरूर होगा उन्होंने कि हम कहां रुकेंगे, हम कहां खाना खाएंगे, हमारे सर पे कैसे छत मिलेगी रात में अगर हम चल रहे हैं घर से, यहां से बाहर, तो हमको टॉयलेट कहां मिलेगा, हमको पीने का पानी कहां मिलेगा। अगर लॉकडाउन है, देश में सारे ढाबे बंद हैं, सारे होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, वे साइड अम्यूनिटीज बंद हैं, तो हमको सुविधाएं कहां मिलेंगी। लेकिन फिर भी उस आदमी का दर्द, उस आदमी की जरूरत, उस आदमी की मजबूरी कितनी बड़ी होगी, जो सब कुछ जानते हुए, सोचते हुए, समझते हुए भी अपना काम जहां करता था उसको छोड़ करके आज वापस रास्ते पे चल पड़ा। उसका क्या हश्र होगा अगर एक आदमी उसमें इन्फेक्टेड हो। जिस तरीके से लोग एक दूसरे भड़े हुए हैं, जिस तरह बसों की फोटो आ रही हैं,
उनमें से अगर एक भी आदमी इंफेक्टेड होगा तो हम लोग नहीं सोच सकते कि वो इंफेक्शन कहां कहां पहुंचेगा। मैं साउथ कोरिया की केस स्टडी पढ़ रहा था कि एक आदमी ने, एक पेशेंट ने, जिसका उन्होंने नाम नहीं दिया लेकिन पेशेंट को एक नंबर से आइडेंटिफाई किया है, लगभग आधे देश को उस एक पेशेंट ने इंफेक्ट कर दिया, आधे देश को। ऑक्सफोर्ड की आज एक की रिसर्च में पढ़ रहा था यूके में कि जिस दिन पहला केस ऑफिशियली अनाउंस हुआ, शायद उससे बहुत पहले कोरोना वायरस आ चुका था और उसकी वजह से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके थे जब यूके ने रियलाइज किया उससे पहले। इसलिए वहां आज इतनी मौतें हो रही हैं, इतना बड़ा संकट आ गया कि उनका प्राइम मिनिस्टर भी आज अस्पताल में है, उनका होम मिनिस्टर भी आज अस्पताल में। हम लोग को व्यवस्था संभालनी होगी आज। जनता इसीलिए हमको, आपको चुन करके, हमने अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया है लोगों ने चुन करके, तो आज उसको रिस्पॉन्ड करने का वक्त है। आप फोटो खिंचवा रहे हैं उस पर डालते हुए, लोग हमारे मिनिस्टर्स मैंने देखा जो जिनसे आज उम्मीद है, वो फोटो खिंचवा रहे हैं एक सीरियल देखते हुए। अरे हुजूर, आज वक्त वहां पहुंच गया है जब मंदिर और मस्जिद बंद हो गए हैं और हमारे हॉस्पिटल्स ही असली हमारे देवता का काम कर रहे हैं। वो डॉक्टर, वो नर्स, वो पैरामेडिकल स्टाफ, वो एनेस्थेसिस्ट, वो वेंटिलेटर को वर्क करने वाला स्टाफ, वो स्टाफ जो कि आज लोगों को, जिनको बीमारी है, जिनसे हर आदमी बच के अपने घर पे रह रहा है, वो उनकी सेवा कर रहा है, उनके साथ है, उनके बीच में है, 24 घंटे उनके बीता रहा है। हमारा आज मेडिकल स्टाफ 18-18, 20-20 घंटे काम कर रहा है और फिर हम लोग उनको सप्लाईज नहीं दे पा रहे। मेरी अभी किसी बहुत सीनियर डॉक्टर्स बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में अचानक 8 बजे टीवी पे आए और 12 बजे से देश बंद। अरे आपने जब एक दिन के लिए देश लॉकडाउन किया था तब 3 दिन का नोटिस दिया था, 4 दिन का। कमाल है, आप सोच के तो देखो इस बात को। जब एक दिन का लॉकडाउन होना था तब 3 दिन का नोटिस, 4 दिन का नोटिस। और जब देश 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर गया, एक नहीं, 1 2 3 4 21 दिन पहुंचना, उसका नोटिस के लिए 4 घंटे। किसी का स्टाफ कहीं था, कोई कहीं गया हुआ था, कोई किसी के बच्चे कहीं गए हुए थे, किसी की वाइफ कहीं गई हुई थी, किसी के बुजुर्ग माता पिता कहीं थे, कोई खुद किसी काम से कहीं गया, और ये कहते जहां हो वहीं रुक जाओ। मैंने उसका समर्थन किया। आपने देखा होगा, मैंने पहले लॉकडाउन के दिन, जिस दिन एक दिन का लॉकडाउन डिक्लेयर किया था, उस दिन भी मैं आपसे रूबरू हुआ और मैंने कहा कि अच्छा कदम है लेकिन एक दिन से काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाना चाहिए। आप याद करिए मेरा पिछला एफबी लाइव। लेकिन बढ़ाने की तैयारी तो करनी थी। हम गलतियां कर चुके हैं, पहले भी हमने देखा है। आपने कोई एक घोषणा कर दी, डिमोनेटाइजेशन कर दिया, बाकी घोषणा हम सब देख चुके हैं उनके बारे में, और उसकी तैयारी नहीं की तो देश ने उसको भुगता, लेकिन देश ने आपका साथ दिया। यह वो वक्त है जब हर चीज छोड़ करके, सारी राजनीति, सारा धर्म, जाति, सारे बंधन सब काट के, सब तोड़ करके हमको आपको जुड़ना होगा। हमें इकट्ठा काम करना होगा, तब हम इसको हरा पाएंगे, वरना कोई तरीका नहीं कि हम इसको हरा पाएंगे। साथियों, हमारे आपके लिए संभव नहीं कि हम इससे हार जाएं, ये नहीं संभव है। हमें इसको हराना होगा। लेकिन हमने प्लान नहीं किया। आज हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब मुझको बता रहे थे कि हमारे पास ना मास्क बचे हैं, ना हमारे पास दवाइयां बची हैं, ना हमारा हॉस्पिटल का जो एसेंशियल स्टाफ है, जो हमारा क्लीनिंग स्टाफ है, वो नहीं पहुंच पा रहा है, जो हमारा ऑपरेशन थिएटर के जो सपोर्ट स्टाफ है वो नहीं पहुंच पा रहा है, एनेस्थीसिया के लिए जो सपोर्ट स्टाफ है वो नहीं पहुंच पा रहा है, हमारे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पड़े हैं, उनको जो लेबर उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रखता था वो नहीं पहुंच पा रहा है अस्पताल। आप पासेस की व्यवस्था तो बना देते, आप ऑनलाइन पासेस की जिम्मेदारी दे देते। उनको ही मैं ये अपील करता हूं, आज भी अपील कर रहा हूं कि आप हॉस्पिटल के जो इंचार्ज हो उसको सुविधा दे दीजिए, ताकत दीजिए कि वो पास इशू कर दे उन लोगों को। कुछ पे तो विश्वास करिए। अपने इंस्टीट्यूशंस को अगर हम नहीं विश्वास करेंगे, अपने फंक्शनरीज पे हम नहीं विश्वास करेंगे, नहीं एम्पावर करेंगे, तो रिस्पॉन्स कैसे करेंगे इतने बड़े थ्रेट को? 130 करोड़ लोगों को लॉकडाउन करना आसान काम नहीं है, ये मैं मानता हूं, मैं समझता हूं। हम लोग पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, हम जब कोई बात कहते तो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। लेकिन आप अगर उसको प्लान नहीं करो, अब मैं ये मान लूं कि सरकार ने प्लान ही नहीं किया। आपने लखनऊ में गोमती नगर क्षेत्र में, मैं जहां रहता हूं, आपने डिलीवरी का एक नंबर दे रखा है। उदाहरण के लिए कह रहा हूं, मैं अपनी शिकायत करने के लिए नहीं अपनी लाइफ कर रहा। उस एक नंबर को मेरा चैलेंज है, कोई मिला करके दिखा दे तो मैं आपको मान जाऊं। मिल ही नहीं सकता। एक नंबर है, गोमती में कितना आदमी रहता है, लाखों आदमियों की संख्या में आदमी है। एक सर्विस के लिए एक नंबर आपने दे रखा है। अरे उसको एम्पावर करिए, उसको। फिर होगा क्या? फिर होता यह है कि आदमी जबरदस्ती लॉकडाउन में निकलता है, जो कि हमारे बेसिक पर्पस जो लॉकडाउन का है कि हम लोगों को सुरक्षित रहना चाहते हैं, लोगों को न इंफेक्शन लगे और न वो उसके R0 बढ़ाए, न वो उसके इंफेक्शन को रिप्रोड्यूस करने के एजेंट्स बने, न वो फोलमाइट्स का काम करें। वो हमारा सारा पर्पस डिफीट हो जाता है।
मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि हम लोग जरूर, सरकार से अपील करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जरूर हम लोग इन चीजों का ख्याल रखें। मूवमेंट ऑफ एसेंशियल गुड्स जो है, जो सड़कों पे हमारे ट्रक्स चल रहे थे, आज आप देश में जहां देखिए लाइनों में हजारों लाखों ट्रक सड़क पे खड़ा है। उस लाखों ट्रक्स के साथ उसका ड्राइवर सड़क पे खड़ा है, उसका क्लीनर सड़क पे खड़ा है, उसका हो सकता है सेकेंडरी सपोर्ट स्टाफ 1 या 2 आदमी उसके साथ सड़क पे खड़ा है। और वो तो सड़क पे खड़ा है, उसकी बीवी बच्चे, उसके माँ बाप गांव में उसका इंतजार कर रहे हैं, उनके पास कोई सपोर्ट स्ट्रक्चर नहीं है। हमने कह दिया कोई बाहर नहीं निकलेगा, हम एसेंशियल सर्विसेज पहुंचा नहीं पा रहे, दवाओं की किल्लत हो रही है। मेजर दवाइयां आज की तारीख में अस्पतालों में नहीं मिल रही, आपके बगल की फार्मेसी में नहीं मिल रही, और जहां बची भी हैं वहां शायद 4 या 5 दिन का स्टॉक बचा होगा, क्योंकि हम वेयर हाउसिंग नहीं दे पा रहे, हम वेयर हाउसिंग से एसेंशियल गुड्स मूव नहीं कर रहे हैं। हमने उनको प्लान ही नहीं किया, ये सोचा ही नहीं। कमाल की बात है ये। और अगर सोचा तो उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए। आप ट्रकर्स को आज तो मोबाइल की सुविधा से आप उनको ऑनलाइन पास इशू कर सकते हैं, आप एसएमएस पे पास इशू कर सकते हैं। आप एक रिस्पॉन्स सिस्टम बना दिए, एक ऐप बनाइए, कोई ट्रकर है ऑफिशियल जाए उस पर रजिस्टर करे, उसको अपने आप एक कोड जनरेट हो, वो जहां जिसको दिखाए उसको एसेंशियल गुड्स पे ले जाने की जिम्मेदारी दीजिए, और ये उससे अंडरटेकिंग ले लीजिए कि भाई तुम सिर्फ एसेंशियल गुड्स ले जा रहे हो। लेकिन जो ट्रकर्स बीच में थे वो आज कहीं ना कहीं तो है, कहीं ना कहीं तो बात कर रहे हैं, जनता के बीच है, अपने घरों पे नहीं है। जो नॉन एसेंशियल भी कैरी कर रहे थे उनको आपने सड़क पे, अगर एक जगह पुलिस ने रोक दिया है तो वो जहां है, भगवान ने करे उनमें इंफेक्शन हो, अगर है तो फैला ही रहे हैं लोगों में। इससे कहीं अच्छा रहेगा कि हम उनको कोई जगह पार्क कर दें, उनको आइसोलेट कर दें, उनको एक जगह बैठा दें, उनके खाने की, पीने की, उनकी सैनिटेशन की, उनकी हेल्थ की, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग की, उसकी व्यवस्था करें। सरकारें इसीलिए होती हैं, सरकारों का पहला काम यह होता है। मैं आज आपसे कहता हूं उसको हमें करना पड़ेगा। हमारे जो लेबर क्लास है, जो मैंने पहले भी कहा, वो मजदूर नहीं है, वो आज बहुत 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 मजबूर हो गया है। हमारे जो फार्मर्स हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो हमारे लेबर क्लास कंस्ट्रक्शन वर्कर्स था, उसके पास क्या तरीका है 21 दिन अपना पेट पालने का। हमारे जो स्टूडेंट्स पॉपुलेशन है, मैं आज भी बात कर रहा था किसी से, हमारे आज भी स्टूडेंट्स स्पेन में भी फंसे हैं, इटली में भी फंसे हैं, यूके में भी फंसे हुए हैं, यूएस में भी फंसे हुए हैं। उनको निकालने की हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं? हमने एक बार निकाला, बहुत अच्छी बात है, बधाई देता हूं। उसके बाद का क्या? वो हमने निकाला, हमने अखबारों में दे दिया, हमने टीवी पे चलवा दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं उसकी नहीं, बहुत मैं आपकी तारीफ करता हूं उसके लिए। लेकिन जो फंसे हुए हैं, हमने 200 निकाले, 10,000 फंसे हुए, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? उन 10,000 का क्या होगा? हम उनको छोड़ तो नहीं सकते, वो भी हिंदुस्तानी, वो भी हिंदुस्तान का नागरिक है, उतना ही हिंदुस्तानी, उतना ही देशभक्त है, उतना ही देश से मोहब्बत करता है जितना मैं और आप करते हैं। तो हमको इसका एक सोल्यूशन निकालना होगा। लोगों को, कंपनियां बंद हो गई हैं, काम, उनके फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं, शॉप्स बंद हो गई हैं, इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए हैं, वर्क प्लेसेस बंद हो गई हैं। इसलिए आज उनके ऊपर एक संकट आ रहा है कि उनको काम कैसे मिलेगा। काम नहीं है तो दाम नहीं मिलेगा, दाम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, तो वो घर कैसे चलाएंगे, और एसेंशियल कमोडिटीज कहां से खरीदेंगे, बिजली का बिल कहां से पे करेंगे। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि कम से कम जब तक ये महामारी है तब तक बिजली का बिल सभी लोगों का माफ किया जाए, या माफ नहीं कर सकते अगर, वैसे तो कर देना चाहिए। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज अगर समाजवादी सरकार होती तो मैं माननीय अखिलेश यादव जी से निवेदन करके इस दौर का बिल जरूर माफ कराने की जिद करता हूं उनसे। सरकार किस लिए है, रेवेन्यू किस लिए है? हम जनता से ही पैसा इकट्ठा करते हैं, सरकार को अपने घर से थोड़ा लाती। कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री अपने घर से पैसा नहीं लाता है। जो आपको जो अनाउंस होते हैं पैकेजेस पे मैं आऊंगा, उस पर भी मेरा बहुत सारे ऑब्जर्वेशन है, मैंने काफी रिसर्च की उस पर भी जो इन्होंने घोषणा की। लेकिन सरकारों को उसको देना होगा, तभी तो काम चलेगा। साथियों, हम लोग जो एसेंशियल गुड्स हैं उसको मॉनिटर करने के लिए लोगों को उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पर काम करना होगा। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो आज वो अपना काम कैसे चलाएगा? घर के आपने घोषणा की 500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे 3 माह तक के लिए। 500 रुपए, 500 रुपीज। एक एवरेज परिवार अगर हम हिंदुस्तान का जोड़ें तो 4 से 5 लोगों का परिवार है। इसका मतलब हुआ 100 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति महीना। मैं अपील करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि कृपया करिए, निवेदन करता हूं, इसको बढ़ा दीजिए। किसी का घर हो 100 रुपए महीने में प्रति व्यक्ति नहीं चल सकता, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे गरीब से गरीब इंसान का हो। इसको जरूर बढ़ाइए। हम लोगों को अगर काम नहीं मिलेगा, मैं बिजली की बात कर रहा था, बिजली पे भी जरूर विचार कर लीजिए।
अगर 3 महीने के बिजली हम फ्री कर देंगे, फ्री नहीं कर सकते, आप कम से कम यह कर दीजिए, बिल अभी नहीं जमा करना, 3 महीने बाद बिल जमा कर देना। इतना तो कर सकते हैं। टेलीफोन का बिल कम से बिजली कटे तो ना किसी के घर की इस समय। टेलीफोन का बिल हम आज नहीं जमा कर सकते हैं क्योंकि आपने लॉकडाउन कर दिया, ना उनका ऑफिस खुला है ना दुकान खुली है, बैंक तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, बैंक से पैसा अपना निकालने में दिक्कत हो रही है, एटीएम्स ड्राई हो गए हैं, एटीएम्स में पैसा नहीं है। आप किसी एटीएम में ट्राई कर लीजिए इस समय देश में, आपको बहुत गिने चुने एटीएम्स में पैसा मिलेगा इस समय। कहां से निकालें हम, कहां से काम करें? तो कम से कम टेलीफोन का बिल जो सरकार के हाथ में है, जो टेलीफोन के बिल्स हैं, जो बिजली के बिल्स हैं, जो स्कूल्स की फीस है, जो ईएमआईज हैं, जो लोगों के रेंट्स मॉडल्स हैं, मैं कहीं ना कहीं हमको उन पे काम करना पड़ेगा। सरकार को कोई तरीका निकालना पड़ेगा। इसी वजह से सरकारें बनाई जाती हैं, इसी वजह से सरकारों लोग टैक्स देते हैं, सरकार के नियमों का पालन करते हैं इस वजह से। तो हमको उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, हमें उसको कहीं ना कहीं उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ मेडिसिन इज अंडर थ्रेट। आज जो एसेंशियल मेडिसिन हैं, मैं कह सकता हूं किसी भी दुकान में, क्योंकि मेरे घर के आसपास भी 2-4 दुकानें, मैंने कई लोगों से बात की, उनका कहना है भैया 4 से 5 दिन के बाद कोई भी दवा किसी भी तरीके की नहीं बचेगी। मास्क की हालत हम और आप पूरा देश जानता है, सैनिटाइजर्स की हालत पूरा हिंदुस्तान जानता है, हमारे पास कितनी टेस्टिंग किट्स हैं वो पूरे देश जानता है, हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हमने पैदा किए हैं, हमने एक सिस्टम में बनाए, वो हम और आप सब जानते हैं। उन सब पे हमको वॉर फुटिंग पे काम करने की जरूरत है। लॉकडाउन इसलिए नहीं है कि हम लोग उसको बैठ के सेलिब्रेट करें, लॉकडाउन इसलिए दिया है सरकार को, जनता ने आपके साथ कोलैबोरेट कर रही है, आपका साथ दे रही है, सहयोग कर रही है, हर मौके पे करी। मैं हर मौके पे कह रहा हूं कोलैबोरेट करें लोग। मैं तो इससे परेशान हूं कि लोग घरों से क्यों निकल रहे हैं, लोगों घरों में रहने, लेकिन उनकी मजबूरी इतनी बड़ी है और सरकार कर कुछ नहीं रही। इस पे मैं बात कह रहा हूं अपनी। तो हम लोगों को जरूर कहीं ना कहीं अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को ठीक करिए, उसको दवाइयां पहुंचाइए, लोगों तक खाना पहुंचाइए, वरना बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। इसी के साथ एक बहुत बड़ा जुड़ा मुद्दा है, मैंने आज देखा कि इटली में लगभग 50 से 60 डॉक्टर्स की डेथ हुई है जो हेल्थ केयर सिस्टम में लोगों की केयर कर रहे हैं। हमारा हेल्थ सिस्टम ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल है, कमजोर है, बहुत प्रेशर है उसके ऊपर। अगर हम लोग इस सिचुएशन में अपने डॉक्टर्स की, अपना पैरामेडिकल स्टाफ की, जो हमारे एनेस्थीसिया का स्टाफ है, वेंटिलेटर का स्टाफ है, ऑक्सीजन के सप्लायर्स हैं, आपने देखा था उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के गोरखपुर में इतनी बड़ी घटना घट चुकी है कि मैं उसको दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं दोहराऊंगा तो लोग कहेंगे पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता आज बिल्कुल भी आपसे, लेकिन हमको उनको सपोर्ट करना होगा उनकी सुरक्षा के लिए। जो किट्स चाहिए, जो सैनिटाइजर्स चाहिए, जो ड्रेसेस चाहिए, जो गार्ड्स चाहिए, जो सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए, उसको प्लीज प्रोवाइड करिए। क्योंकि भगवान न करे, आज वही भगवान है, वही देवता है, वही ईश्वर है, वही सब कुछ है, क्योंकि वही हमारी आपकी रक्षा और सुरक्षा के लिए फ्रंट एंड लेके खड़ा। भगवान खुद नहीं आता सेवा करने, भगवान खुद नहीं आता सुरक्षा करने, भगवान इंसान को ही माध्यम बनाता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। बहुत पुरानी कहावत है। भगवान ईश्वर जो है इंसान को माध्यम बनाता है। तो आज उसने उन इंसानों को जो डॉक्टर के भेष में, नर्स के भेष में, पैरामेडिकल स्टाफ के भेष में, उनको हमारे बीच में अपना मैसेंजर, अपना दूत, अपना मसीहा बना के भेजा है। हम उनकी सुरक्षा के लिए जरूर चीजें सप्लाई करिए। डॉक्टर्स का यह कहना है साहब हमारे पास स्टेशनरी खत्म हो रही है इस समय, उसको बदलिए, उसको सप्लाई कराइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से हमने देखा हिंदुस्तान का, अगर आप डेटा उठा के देखें तो 14 से 15 करोड़ लैंडलेस लेबर है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो रोजमर्रा के जीवन में जब सब कुछ आम चलता है, जब पूरी व्यवस्था चलती है, पूरी इकोनॉमी अपने फुल स्टीम, फुल इंजन, फुल परफॉर्मेंस पे काम कर रही होती है, हर जगह प्रेशर है, डिमांड बूम कर रही है, सप्लाई हमको नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी स्थिति जब होती है इकोनॉमी की, तब वो आदमी रोज कमाता है और रोज खाता है। वो 14 से 15 करोड़ इंसान हिंदुस्तान में आज भी $2 से कम प्रतिदिन पे जी रहा था। आज जब इकोनॉमी बंद हो गई है, इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए हैं, वर्क प्लेसेस बंद हो गई हैं, लोगों ने घरों से लोगों को निकालने का निर्णय कर लिया है, एम्प्लॉइज नहीं हो रहे, सरकार तनख्वाह नहीं दे पा रही है, सरकार ने कितने लोगों का कितने महीनों से पेमेंट नहीं किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बीएसएनएल के एम्प्लॉय, चाहे किसी उसमें क्षेत्र में हो, आप पता कर लेना, सैलरी सरकार नहीं दे रही है। तो वो लोग, आज वो 15 करोड़ आदमी किस तरह खाना खाएगा, इस पे हमको आपको जरूर विचार करना होगा। मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से,
कि सर ये वक्त नहीं है किसी का राशन कार्ड देखने का, किसी का आधार कार्ड देखने का। ये वक्त है उसको ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने का, उसके हंगर को मैनेज करने का, उसको न्यूट्रिशियस मील दिलाने का, क्योंकि जिससे कि उसके बॉडी के अंदर उसकी किसी भगवान ने करे उसको कोई इंफेक्शन हो तो उसकी इम्यूनिटी बढ़े, उसकी क्षमता बनी रहे। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जो रिलीफ पैकेज भी आया था उसके बारे में भी। रिलीफ पैकेज कहने को तो 1,70,000 करोड़ का दिया गया, लेकिन जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, उसकी डिटेल्स उठा करके पढ़े, हम लोग यही नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं लोगों को करना चाहिए, पढ़ना जरूर चाहिए, पर एक बहुत सरकार चलाने के लिए बहुत अलग लेवल की विद्या और काबिलियत की जरूरत पड़ती है। जब हमने वो उठा के देखा तो मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का जो किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान के नाम से जो जाना चाहता है, उसका 16,000 करोड़ रुपए और 5,000 करोड़ रुपए जो मनरेगा के वेज इंक्रीज में पहले ही दिया जा चुका था, जो कि बजट की पैडिंग है बेसिकली, उसको फिर से इसमें 1,70,000 करोड़ में जोड़ दिया गया है, उसकी घोषणा कर दी गई है, जो कि एक्चुअली कोई नया कंट्रीब्यूशन नहीं है। जो हम एक्सेस फूड ग्रेन विड्रॉ करके ला रहे हैं, जो कि हम लोगों को देने जा रहे हैं, उसका कैलकुलेशन भी सरकार ने उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट की वैल्यू पे कर लिया है, रादर देन उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू पे। वो तो ऑलरेडी है हमारे पास, उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट पे वैल्यूएशन नहीं किया जा सकता, हमें तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे वैल्यूएशन करना होगा। दो ये एक अकाउंटिंग एनॉमली है जिसको हमें रिमूव करना है, सरकार को रिमूव करना चाहिए था, फाइनेंस को करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं किया है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, हम इस वजह से जो इन्फ्लेटेड हमको फिगर दिख रही 1.7 लाख करोड़ की, वो गलत फिगर है इस वजह से। तो अगर हम इन चीजों को हटा करके देखें तो सच पूछिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का फंड उन्होंने जोड़ लिया है, फॉर एग्जांपल भारत सरकार ने कहा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का जो वेलफेयर फंड होता है वो भी हम जोड़ेंगे इसमें। वो फंड तो भारत सरकार का होता ही नहीं है, वो तो यूनियन गवर्नमेंट का फंड ही नहीं है, वो तो प्रदेश सरकार का फंड है। मुझे याद है माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी फंड से कितनी चीजें पे काम किया था जब हमारी सरकार थी। समाजवादी सरकार में उन्होंने इतने सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए इनिशिएटिव्स किए थे, इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च की थी, उस फंड से लॉन्च किए थे। वो तो स्टेट गवर्नमेंट का फंड है, स्टेट के बजट के फंड है, वो एमएलए वोट कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या पार्लियामेंट या भारत सरकार नहीं करती उस पर। तो हम वो भी उसमें जोड़ दिया गया है। तो अगर हम उसको जोड़ें, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मैं आपको कमियां गिना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिगर्स में मत जाइए। मैं सरकार से फिर अपील करता हूं, फिगर्स की बात नहीं है, नंबर्स की बात नहीं है, बात आज हमें सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ भूल करके लोगों की मदद करने की है। जिस वजह से देश आप पे विश्वास करता है, देश ने आप पे बहुत बड़ा विश्वास किया, आपको बहुत बड़ी ताकत दी, बहुत बड़ी सत्ता की जिम्मेदारी दी, आज उसको निभाइए। मैं ये अपील कर रहा हूं आपसे, इसलिए ये चीजें गिना रहा हूं और सही बातें बताइए, हम ये ना गिनाएं उनको। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो हमने इस समय कह दिया कि आधार और राशन कार्ड मांगा जाए। इस समय आधार और राशन कार्ड मत मांगिए सर, ये मेरी अपील है। इस समय उसको सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन मदद कर दीजिए। बहुत सारे गरीब लोग आज भी पीडीएस से नहीं जुड़े हुए हैं, उसका कारण है भारत सरकार पीडीएस के लिए, फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए जो पॉपुलेशन सेट मानती है, वो 2011 का जो सेंसस उसको मानती है। आज उस सेंसस उसको ऑलमोस्ट 10 साल बीत रहे हैं, हम 2020 के मिडिल में खड़े हैं। पॉपुलेशन के फिगर्स बहुत ड्रामेटिकली हमारे चेंज हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो स्टेट वाइज को एलोकेशन होता है वो 2011 लगभग 10 साल पुराने सेंसस के डेटा पे होता है, इस वजह से हमारा पीडीएस का डेटा आज भी बहुत इनकम्प्लीट है और बहुत सारे गरीब लोगों के राशन कार्ड्स नहीं है, उसका कोटा नहीं है, उनके लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट में फूड नहीं आ रहा है। तो इस समय उन सब चीजों को भूल करके मेरी अपील है कि हम उनको सपोर्ट करें, समर्थन करें, कहीं से भी लाए। सोशल सिक्योरिटी पेंशन की बात है, 200 रुपए प्रति महीना 2006 से चला आ रहा है, अभी आपने इसको बढ़ा करके 1,000 किया, लेकिन सिर्फ 3 महीने के लिए। इसको मेरी अपील है कि 1,000 कम से कम कर दिया जाए हमेशा के लिए, जिससे कि लोगों को वापस न जाना पड़े। एक और बात कहूंगा, जो अभी घोषणा हुई आप पैकेज की, उसमें जो जनधन योजना के अकाउंट्स हैं उनको लिया गया है कि उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के लिए, कैश ट्रांसफर्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मैं कहना चाहूंगा उन अकाउंट्स में बहुत डेफिशिएंसीज हैं, वो बहुत जल्दी में खोले गए अकाउंट्स थे, बहुतों में आधार नंबर्स मैच नहीं होते हैं, बहुत सारे अकाउंट सस्पेंडेड हैं इनएक्टिविटी की वजह से। मेरी सलाह है कि उससे कहीं बेहतर रहता कि अगर हम मनरेगा का जॉब कार्ड यूज करते हैं। जॉब कार्ड सच में गरीब लोगों के पास है, वो सच में उसका यूजर है, जो सच में जा करके, जिसको ये दिक्कत है कि वो मनरेगा में काम करता है जा करके, इसका मतलब वो सच में जरूरतमंद है। उसका हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक कहीं बेटर पॉलिसी टूल है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के लिए, इंप्लीमेंटेशन का टूल है आज की तारीख में, रादर दैन जनधन योजना का। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा
कि जब हमारी समाजवादी पार्टी सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पैकेट्स की घोषणा की थी, समाजवादी कैंटीन्स की घोषणा की थी। आज वक्त है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस तरीके का, आप समाजवादी वक्त में शब्द न इस्तेमाल करिए, उस पर मत जाइएगा, मैं ये नहीं कह रहा। आप किसी भी नाम से करिए, आप जिसको उचित समझते हो उसके नाम से करिए। भगवान श्री राम के नाम से कर दीजिए, आप उस नाम, वो नाम आपको पसंद आता है, उनके नाम पे कर दीजिए। लेकिन कैंटीन्स एक ऐसी खोल दीजिए जहां उत्तर प्रदेश में कम से कम हम लोग 5, 7, 10 लाख लोगों को खिलाने की व्यवस्था रोज कर सकें। ये एक बड़ा एफर्ट होगा, बड़ा लॉजिस्टिक एफर्ट होगा, बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट होगा, लेकिन प्लीज इस बारे में सोचिए, प्लीज इस बारे में मूव करिए, प्लीज अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, ऑफिसर्स को इंचार्ज बनाइए। एक दो मैं सलाह देना चाहूंगा कि अगर माननीय अखिलेश जी से मुख्यमंत्री होते तो मैं कह सकता हूं आपको कि मैं उनसे एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनवा देता कि सर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दीजिए, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी, उनके साथ डीजीपी, उनके साथ चाहे पीजीआई के डायरेक्टर हो, चाहे डीजी मेडिकल हेल्थ हो, एक टीम ऐसी बना दीजिए जो कि अलग अलग चीजों को कोऑर्डिनेट करने का काम हो और वो सारी चीजें माननीय मुख्यमंत्री तक आए। मैंने देखा था किस तरह हमारा एक्सप्रेसवे 22 महीने 23 महीने में बना था। मैंने देखा था किस तरह से हमारे मेट्रो बनी थी 23 महीने में। इसी तरीके से सरकार को काम करना पड़ता है। एक टीम को एम्पावर करना पड़ेगा, उसको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, उसको विश्वास करना पड़ेगा, उसको ताकत देनी पड़ेगी, तब वो डिलीवर करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी सब कुछ मॉनिटर करें, वही तरीका है, तभी काम भी होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी सब कुछ मॉनिटर करें, वही तरीका है, तभी काम होगा। लेकिन कर तो दीजिए। 10 लाख लोगों को अगर हम खिलाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं तो बड़ा काम नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा काम है अगर हम करेंगे ही नहीं, शुरू ही नहीं करेंगे। हम कहां खिलाएंगे? आपको, आपके पास हॉस्पिटल्स हैं, आपके पास स्टेडियम्स हैं, आपके पास प्लेग्राउंड्स हैं, आपके पास रामलीला मैदान है, आपके पास एग्जीबिशन ग्राउंड्स हैं, आपके पास अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में हॉस्पिटल, आपके स्टेडियम्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेज, इन सब का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करना शुरू करिए, इसकी प्लानिंग करिए, वरना आपको वक्त नहीं मिलेगा। यह बहुत गंभीर प्रकरण है, बहुत ज्यादा गंभीर है, इसको प्लान कर दीजिए। मेरी ये हाथ जोड़ करके निवेदन है। तो आज तो हमारा जनता, हमारे लोग भूख से बच जाएंगे, वरना आप देख रहे हैं कि सारे लॉकडाउन के बावजूद जनता सड़क पर निकल चुकी है, वो इतनी मजबूर हो गई है, उसको मजबूर मत होने दीजिए। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा कि हंगर की इमरजेंसी लाइन स्टैब्लिश कर दीजिए। कोई आदमी अगर भूखा है, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, हम चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हैं, चाहे विधायक हैं, चाहे बाकी लोग हैं, वो सब ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हम अपनी बात लोगों तक, हम अगर कोई भूखा है, कोई बीमार है, कोई गरीब है, तो हम अपने पहुंचाएं। हम लोग समाजवादी पैकेज बंटवा रहे हैं, मैंने अपनी विधानसभा में किया, मेरे बहुत सारे साथियों ने अपनी अपनी विधानसभाओं में किया होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हुआ, माननीय अखिलेश यादव जी ने जब जो निवेदन किया था उस पर हमारे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिस्से के कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। लेकिन वो काफी नहीं पड़ेगा, जो रिसोर्स सरकार के पास है वो हम व्यक्तिगत नहीं जनरेट कर सकते। तो ये काम जरूर कर दीजिए, हंगर इमरजेंसी लाइन स्टैब्लिश कर दीजिए। समाजवादी नहीं, जिस नाम से आप चाहें, लेकिन किचन स्टैब्लिश कर दीजिए जहां कम से कम 10 लाख लोगों को रोज खाना खिलाया जा सकता हो। इनकम सपोर्ट की बात मैंने कही, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट, हेल्थ सपोर्ट, न्यूट्रिशन सपोर्ट, चिल्ड्रन एंड एल्डरली हमारे बहुत वल्नरेबल हैं, उनके लिए जरूर ध्यान दीजिए, उनको अलग से ध्यान दीजिए। इन सब बातों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने सरकार चलाई है, मैंने सरकार व्यवस्था को चलते देखा, मैंने देखा है कि जिस जज्बे के साथ माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो काम किया करते थे। मेरी वही अपील है, जरूर टीवी देखिए, जरूर धारावाहिक देखिए, जरूर धारावाहिक चलवाइए टीवी पर, जो आपको अच्छा लगता हो वो चलवा दीजिए। आज सत्ता आपके, जो आप दिखवाएंगे लोग वही देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए इस जनता के लिए जो कि अपना बुरा समझते हुए भी लाखों की संख्या में सड़क पर उतर आई है। जनता सड़क पर उतरना अच्छा साइन नहीं है, किसी ऑर्डर के लिए, किसी व्यवस्था के लिए, किसी सिस्टम के लिए, किसी प्रोसेस के लिए। और मैं आपको इतना और कह देता हूं कि हमको, आपको इनको प्यार देना होगा, इज्जत देनी होगी, सम्मान देना होगा, वरना जनता जो है बहुत ही जल्दी अपना मन बदलती है। जनता, ये जो साथी हमारे हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के अपील करूंगा, जितने लोग सड़क पर निकले, आप सबसे अपील करूंगा, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है मेरा कि आप लोग प्लीज 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 जहां हैं वहां रुक जाइए, सुरक्षित रहिए। सुरक्षा बहुत बड़ी चीज है, आप नहीं समझ रहे आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। एक आदमी अगर वायरस लेके गांव पहुंचता है तो पूरा का पूरा गांव इन्फेक्ट हो सकता है उससे। मैंने ये भी आपको बताया किस तरह साउथ कोरिया में एक आदमी ने लगभग आधा देश इन्फेक्ट कर दिया। लखनऊ में एक महिला ने, जितने केसेस थे उनमें से बहुत सारे केसेस उस एक महिला के कॉन्टैक्ट की वजह से आ गए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, दुनिया भर में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। प्लीज, मैं अमेरिका जैसा देश जहां 1 लाख केस हो चुके हैं, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, वहां सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रेसिडेंट ठीक से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है।
और मैं आपको बता देता हूं, मैं अमेरिका का पढ़ा हूं, अमेरिका में रहा हूं, लोग मुझको, जितने मेरे दोस्त मित्र हैं यहां, वो आज एक गारंटी देके कह रहे हैं कि अगला चुनाव प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं जीत सकते। साथियों, हम लोग जहां हैं अपने आप को सुरक्षित कर लीजिए, अपना घर परिवार सुरक्षित कर लीजिए, बिल्कुल सड़क पे मत उतरिए। आप खुद के लिए बहुत बड़ा इंफेक्शन, क्या आपको स्वयं को खतरा है और आपसे दूसरों को खतरा है। देश को आज हमारे आपके सबकी जरूरत है। मैं सबसे अपील करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इसको हमें मिलकर लड़ना होगा और मिलकर लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन एक दूसरे के प्रति ईमानदारी और एक दूसरे प्रति काम करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं मैं आज मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि बाकी सब छोड़ करके इसको प्लान कर दीजिए और इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। इंडिया में ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है, पॉलिटिकल क्लास हमारा इफेक्टिव है, लोगों से जुड़ा रहता है, लेकिन जब तक हम करेंगे नहीं तब तक होगा नहीं। एक बार पुनः मैं इस अपील के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपने घरों में रहें और लॉकडाउन लेटडाउन न बने, मजबूर न बने। इस अपील के साथ एक बार आप सबको मेरी शुभकामनाएं। सुरक्षित रहिए, घर के अंदर रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय समाज।